एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो फिटर थ्योरी की हमारी सीरीज चल रही थी उसका जो है पार्ट 29 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसके पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.globaliti.org। यहाँ पर आप इसको जो है बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आज का भी पीडीएफ प्लस इसके पहले के जितने भी पीडीएफ हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर आप और भी सब्जेक्ट के जो है वीडियो देखना चाह रहे हैं या फिर जो ये वीडियो है इसके पहले के सारे पार्ट देखना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट देखना हो तो एक बार आप अपने चैनल में जो है यूट्यूब चैनल में ग्लोबल आईटी सर्च कर लीजिए और उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जो है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। जो हमारी ड्रिल बिट होती है उसमें हेलिक्स एंगल होता है, वह किस कोण से निर्धारित होता है इस बात को पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फ्लूट होता है ना, फ्लूट और ड्रिल की जो एक्सिस होती है उसके बीच में यह एंगल बनता है हेलिक्स एंगल। किसके बीच में? फ्लूट और ड्रिल की एक्सिस के बीच में। इसीलिए इस हेलिक्स एंगल को हम फ्लूट एंगल के नाम से भी जानते हैं या फिर रेक एंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि हेलिक्स एंगल को किस कोण से निर्धारित होता है, तो भाई हेलिक्स हो चाहे फ्लूट एंगल हो चाहे रेक एंगल हो। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में रेक कोण अवेलेबल है, इसका मतलब रेक एंगल से ही हमारा हेलिक्स एंगल निर्धारित होता है। किसमें? ड्रिल बिट में। ठीक है, रीमर का उपयोग क्या है? छेद करना, एक छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेडिंग करना, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। जो हमारा ड्रिल के द्वारा होल किया गया है उसको सही साइज में बनाना और उसको फिनिश करना। तो वही चीज़ है, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार मतलब सही साइज की फिनिशिंग करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हमारा सही हो जाएगा कि ड्रिल रिमिंग का हमारा क्या काम है। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारे ट्विस्ट ड्रिल होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के हैं। जनरली 3 टाइप का, एच, एन, एस। एच वाला किस लिए था? इसका जो एंगल रहता है ना ये उसके हिसाब से है, रेक एंगल के हिसाब से। यह किस हिसाब से बांटा गया था? रेक एंगल के हिसाब से बांटा गया था। ट्विस्ट ड्रिल को रेक एंगल के हिसाब से जो है 3 टाइप में बांटा गया था, एच, एन, एस। एच का जो रेक एंगल होता है वह 10 डिग्री से 13 डिग्री तक रहता है। और यह किस लिए यूज किया जाता है? एच से क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, मतलब यह हार्ड और टेनेसियस मटेरियल के लिए होता है। हार्ड एंड टेनेसियस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जबकि वही एन का मतलब नॉर्मल हो जाएगा। यह जो होता है 18 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। जो एन टाइप का ट्विस्ट ड्रिल होता है इसका रेक एंगल का मान 18 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है। ठीक है, यह किस लिए यूज होता है? तो एन से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य धातु के लिए। ठीक है, किसके? नॉर्मल या सामान्य धातु कह लीजिए, नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील के लिए। नॉर्मल एंड लो कार्बन, नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील के लिए। लास्ट है एस, जो एस का मतलब सॉफ्ट से होता है। किससे होता है? सॉफ्ट से। इसका जो एंगल होता है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री रहता है और यह हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सॉफ्ट हो, सॉफ्ट एंड टफ। ठीक है, सॉफ्ट एंड टफ के लिए होता है। देखिए पहला दे रखा है अपन कठोर मटेरियल। कठोर किसके लिए? एच टाइप का होता था, बताना हार्ड के लिए। भंगुर हो गया, नरम और सख्त, वही है सॉफ्ट एंड टफ। सॉफ्ट एंड टफ कब यूज हो रहा है? जब एस टाइप का है। सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए। देखिए एन टाइप वाला किसके लिए था? नॉर्मल मतलब सामान्य और लो कार्बन स्टील के लिए। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि एन टाइप का पूछ रखा था तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी इनको भी नोट कर लीजिएगा कि अगर इनसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। ये क्वेश्चन आपके आईटीआई में तो आता है, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी रीमर में लंबा टेपर लीड होती है? टेपर लीड जो होती है उनकी लंबी होती है, वो होती है हैंड रीमर में। किस में होता है? हैंड रीमर में होता है। हैंड रीमर में जो टेपर लीड होगा वो लंबा होगा।
और हम इसे हाथ के द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, जो सॉकेट ट्रिमर होता है यह किस लिए यूज किया जाता है? यह आंतरिक मॉर्स टेपर के लिए। ध्यान रखना है, आपको कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां पर होल में आंतरिक मॉर्स टेपर कटा हो वहां पे कौन सा रिमर यूज करते हैं? सॉकेट रिमर, आंतरिक मॉर्स टेपर के लिए। ठीक है, मशीन रिमर मशीन के द्वारा यूज किया जाता है, इसमें जो होती है सैंक इसकी टेपर में होती है। और हेलिकल फ्लूइड रिमर होगा। ठीक है, हेलिकल वाला कहाँ यूज किया जाता है? ठीक है, हैंड रिमर हो गया आपका, सॉकेट हो गया, मशीन हो गया, हेलिकल वाला यूज किया जाएगा कीवेज की रिमिंग के लिए। किसके लिए? कीवेज की, जो कीवे कटी होती है हमारी सॉफ्ट वगैरह में, उनकी रिमिंग के लिए हेलिकल फ्लूइड रिमर यूज किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा था लंबा टेपर लेट, तो वह हैंड रिमर में होता है। अगला क्वेश्चन है, पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है? ध्यान देना आप कि अगर कोई हैंड रिमर है उसमें आगे पायलट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यह रिमर होता है इस टाइप से, सैंक होती है उसके आगे जो है काटने वाला सिरा होता है रिमर में। ठीक है, इसमें हमारी क्या होती है? कटिंग एज बनी होती है जो कटाई करती है इसकी बॉडी पे इस टाइप। और आगे जो होता है ना, नॉर्मल होते हैं रिमर तो ऐसे ही होते हैं, पर पायलट वाले में क्या होता है? आगे यह बना होता है बिना दांतों के, पायलट होता है। ठीक है, यही आगे वाला हिस्सा क्या होगा? या तो इसकी बॉडी हो गई जिसपे हमारा रिमर का वो कटा हुआ है, यही कटाई करेगा, और यही आगे वाला जो हिस्सा होता है यह कहलाता है पायलट। ठीक है, तो ये आ गया नीचे वाला पायलट। तो जैसे जहाज वगैरह में, आपके एरोप्लेन में भी पायलट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको सही दिशा में ले जाते हैं ना। पायलट का काम यही है ना। आप देखोगे जो बस वगैरह होती है वहाँ भी पायलट लिखा होता है, पायलट मतलब ड्राइवर को लिखा होता है, उसका भी काम वही होता है कि भाई उसको सही जगह सही दिशा में ले जाना। तो वैसे ही इसमें भी जो रिमर में भी जो पायलट है उसका भी वही काम है कि रिमर को सही जगह ले जाना। सही जगह ले जाना मतलब रिमर को रिम ढूंढने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक रखने के लिए। कॉन्सेंट्रिक मैंने बताया था मतलब सेंटर में रखने के लिए। अगर यह होल है, ये जॉब है, जॉब में हमारा क्या होल है, तो अगर हम नॉर्मल रिमर यूज करेंगे तो हमें डर रहेगा भाई अगर ये पायलट हिस्सा नहीं है, अगर ये सेंटर से थोड़ा भी इधर उधर होगा तो होल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो रिमर हमारा इस होल के सेंटर में रहे इसके लिए पायलट होता है। पायलट क्या होता है? पहले इस होल के अंदर चला जाता है और इसको सेंटर में रखने में मदद करता है। किसको? रिमर को। तो रिमर का काम है रिम ढूंढने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? मतलब ड्रिल बिट में जो हमारा पॉइंट एंगल होता है, बिंदु कोण होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? ड्रिल का पॉइंट एंगल हम किसके हिसाब से कम या ज्यादा रखेंगे? कहने का मतलब ये है पॉइंट एंगल कब ज्यादा रखेंगे कब कम रखेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज हमसे पूछ रहा है। आपको मैंने बताया है कि जो ड्रिल बिट होती है इस टाइप से, ये दोनों लिप्स के बीच में जो एंगल होता है ये पॉइंट एंगल होता है। ठीक है, अगर पॉइंट एंगल का मान हम बढ़ाते हैं तो ड्रिल बिट मजबूत होगा, पॉइंट एंगल का मान घटाएंगे तो ड्रिल बिट कमजोर होगा एक तरह से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी ना। पॉइंट एंगल का मान बढ़ेगा, ड्रिल बिट का साइज बढ़ेगा तो ड्रिल बिट मजबूत होगी। पॉइंट एंगल ज्यादा, ड्रिल बिट मजबूत, पॉइंट एंगल कम, ड्रिल बिट कमजोर। इसका मतलब ड्रिल का पॉइंट कोण किस पे तय करेगा? जॉब के मटेरियल पे, मतलब जिस जॉब को हमें काटना है। कि अगर हार्ड मटेरियल होगा तो हम अधिक साइज वाला पॉइंट एंगल लेंगे, जैसे कि मोटी ड्रिल है वो टूटे ना। सॉफ्ट मटेरियल है तो कम पॉइंट एंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई कमजोर भी रहेगी तो सॉफ्ट मटेरियल को हमें ड्रिल करना है तो टूटने का डर नहीं रहेगा। तो बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट एंगल किस पे निर्भर करेगा कि हमें जो जिस मटेरियल को ड्रिल करना है वह कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड होगा तो भाई हमें मजबूत ड्रिल बिट चाहिए होगी तो पॉइंट एंगल हम बढ़ा लेंगे। सॉफ्ट होगा तो हम कम वाले से भी काम चला लेंगे। आई बात समझ में। तो किस पे डिपेंड करेगा? जॉब के मटेरियल पे, जिस जॉब को हमें ड्रिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 mm के छेद की रिमिंग के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? थोड़ा सा सर ऊपर कर दीजिएगा।
ठीक है। 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइड 0.2 mm और ओवर साइड 0.05 mm है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है ड्रिल साइज इज इक्वल टू ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर का साइज, रीमर का साइज माइनस ब्रैकेट में होता है, ठीक है, याद रखना ना, अंडर साइज, रीमर का अंडर साइज, अंडर साइज, ठीक है, प्लस ड्रिल का ओवर साइज। ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? ड्रिल साइज बराबर, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर का साइज माइनस ब्रैकेट में होगा रीमर का अंडर साइज, अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज। ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहां से हम करते हैं रीमर का साइज। क्वेश्चन में दिया हो कि 10 mm की छेद की रिमिंग करनी है। रीमर का साइज कितना है? 10 है, माइनस रीमर का अंडर साइज, यहाँ देखिए क्वेश्चन में अंडर साइज दे रखा है 0.2 mm, 0.2 प्लस ड्रिल का ओवर साइज 0.05 mm दिया हुआ है। बस फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ड्रिल साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ड्रिल साइज इज इक्वल टू, या 10 है, 10 माइनस ब्रैकेट में पहले इसको जोड़ देते हैं, 0.2 है, 0.05 है, मतलब 0.2 है और 0.05 है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 to 0.0, ये हो जाएगा आपका 0.25। माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 10 में से जब 0.25 जाएगा तो आएगा आपका 9.75। आप घटा के देख लीजिएगा, क्या घटाना है तो देख लीजिए, जैसे 0.25, यहाँ हासिल लेगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, दशमलव यहाँ एक हासिल ले लिया तो इसलिए 9 बच गया, तो 9.75 mm। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 9.75 mm। आप फार्मूला बस नोट कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी हो सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस टूल का नाम क्या है? यहाँ पे एक टूल दिखा रखा है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है। ठीक है, दरअसल ये ड्रेसर है। ड्रेसर किस लिए यूज करते हैं तो मैंने बताया था, जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील के जो कण है वो घिस कर जाए और चमकदार सतह हो जाए और वो अपना स्थान न छोड़े, तब हम ड्रेसर यूज कर लेते हैं। या फिर ग्राइंडिंग व्हील में हमारे जॉब के बारीक पार्टिकल भर जाते हैं तो उन पार्टिकल को निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये ड्रेसर दिख रहा है आपको, ये ड्रेसर कैसा है? तो इस ड्रेसर में देखिए ये स्टार जैसा दिख रहा है कि नहीं, तारे जैसा यहाँ पे बना हुआ है ना, देख के लग रहा है कि जैसे स्टार हो। ठीक है, तो इसका मतलब ड्रेसर है, लेकिन कौन सा है? स्टार व्हील वाला ड्रेसर है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्टार व्हील ड्रेसर। डायमंड ड्रेसर भी आता है। डायमंड ड्रेसर कब यूज करते हैं? जब हमारा फाइन ग्रेड वाला हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है तब इसका यूज करते हैं, डायमंड ड्रेसर का। अगर हमारे पास कोर्ज ग्रेन वाला है तो स्टार व्हील ड्रेसर यूज करते हैं। ठीक है, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? यहाँ ताक हो गया, ताकत होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ को इंगित करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रिड तो कोई चीज़ है नहीं, संरचना तो बताएगा ओपन है या डेंस है। ग्रेन का साइज या साइज को बताएगा। जो ग्रेड होता है, ग्रेड ही बताता है ना कि उसमें बॉन्ड की ताकत क्या है। जो टाइप ऑफ बॉन्ड थे हमारे विट्रीफाइड बॉन्ड या जो भी है, विट्रीफाइड सैलेको बॉन्ड है, उनकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जिस ताकत के साथ वह कण को चिपकाए हुए हैं, तो उसकी ताकत को जानने के लिए क्या हमें जानना पड़ता है? उसके ग्रेड के बारे में जानना पड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि बॉन्ड की ताकत को, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ग्रेड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? मैंने पहले कई बार बताया था कि अगर हमारे ग्राइंडिंग व्हील के कण घिस जाए
ग्राइंडिंग व्हील के पार्टिकल घिस जाएं और अपना स्थान ना छोड़े, तो वहाँ पे जो होती है सतह बिल्कुल प्लेन और चिकनी और चमकदार हो जाती है। जब भी सतह चिकनी और चमकदार होगी तो वह होगा ग्लेजिंग। जब भी सतह चिकनी और चमकदार की बात करेगा तो वह क्या कहलाता है? ग्लेजिंग कहलाता है। लोडिंग, जब उसमें अब जॉब के कण जो है उस हमारे ग्राइंडिंग व्हील में लोड हो जाए, मतलब ग्राइंडिंग व्हील के पार्टिकल के बीच में जॉब के कण भर जाए, लोड हो जाए, तो वो लोडिंग होता है। ट्रूइंग मतलब उसे कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए, स्पिंडल के कॉन्सेंट्रिक हमारे ग्राइंडिंग व्हील के परिधि को चलाने के लिए ट्रूइंग हम बोलते हैं, प्रोसेस किया जाता है। और ड्रेसिंग के द्वारा इन दोनों चीज़ों को ठीक किया जाता है। ग्लेजिंग या लोडिंग को हम ड्रेसिंग के द्वारा ठीक करते हैं, जो कि मैंने अभी दिखाया भी था, स्टार व्हील ड्रेसर या डायमंड ड्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।